हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम देखेंगे प्रस्तावना का महत्व और उसका मूल्यांकन। हमने पिछले वीडियो में ये देख लिया कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रस्तावना के महत्व को। ठीक है, साथ ही साथ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान क्यों विशेष है, क्यों इसका महत्व है, तो दोनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। पहला तो प्रस्तावना के महत्व और उसके मूल्यांकन को, ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं को। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है प्रस्तावना का महत्व और मूल्यांकन। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक प्रथम पार्ट है, प्रथम हिस्सा है, ठीक है ना, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में बताया गया है ना। या ऐसे सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि इसमें भारतीय संविधान का जो मूल केंद्र है ना, उसको बताया गया है कि भारतीय संविधान की इसको आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब भारतीय संविधान को हम समझते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक कि जब कोई मुद्दा ऐसा बन जाता है ना, जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है या सुप्रीम कोर्ट को या किसी मुद्दे को लेकर कोई ऐसा डाउट होता है, तो वो प्रस्तावना के द्वारा ही सुलझाया जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, न्यायमूर्ति रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें तो इसके मत भी क्या है, समय के अनुसार बदलते रहे हैं प्रस्तावना को लेकर। जैसे हम देखें, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने एक बेरोजगारी विवाद हुआ था, विवाद पर कहा था कि प्रस्तावना क्या है, ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। मतलब जो संविधान निर्माता उस समय जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो वो किस प्रकार की मानसिकता को लेकर संविधान का निर्माण कर रहे थे, वो संविधान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहते थे, वो देश के लिए क्या क्या करना चाहते थे। तो संविधान को यदि समझना है या उन संविधान निर्माताओं के मन को समझना है, कि मानसिकता को समझना है, तो हमें क्या समझना होगा, प्रस्तावना को समझना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। यदि आपको संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान को समझना है, तो आप प्रस्तावना को समझना पड़ेगा। यदि आपने एक बार प्रस्तावना को सही से समझ लिया, तब आप संविधान निर्माता देश के लिए क्या चाहते थे, किस लिए वो संविधान बनाना चाहते थे, तो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। ऐसा किसने कहा है, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा है। ठीक है, फिर हम बात करें क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो ये क्या है, इसके ऊपर भी अलग अलग मत रहे। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये संविधान का हिस्सा है। ठीक है, और यदि संविधान का हिस्सा है तो क्या इसमें संशोधन संभव है, और यदि नहीं है तो क्या इसमें संशोधन संभव नहीं है। तो इस पर भी विद्वानों की क्या है, अलग अलग राय है। विद्वान या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी क्या है, या सुप्रीम कोर्ट की भी क्या है, अलग अलग राय समय के अनुसार बदलती रही है। यदि हम गजेंद्र गढ़कर की ही बात कर लें, तो ये क्या बोलते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मस्तिष्क की कुंजी है मतलब इसके द्वारा ही हम संविधान को समझते हैं। यदि हमने इसी को परिवर्तित कर दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम संविधान को समझने में गलतियां करते रहेंगे। तो उनके अनुसार क्या है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो संशोधनीय नहीं है। इनके अनुसार क्या है, ये संशोधन को नहीं मानते या नहीं होता है इनके अनुसार। ठीक है, इस समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना। दूसरा है केशवानंद भारती, जब केस हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल केस हुआ 1973 में, तो इस मामले में न्यायाधीश ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए और इसे क्या बताया, संशोधनीय बताया। ठीक है, तो अब इस केस में 1973 वाले केस में तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इसको संविधान का अंग माने। पहले तो जब अंग होगा तो क्या होगा, इसमें भी संशोधन संभव होंगे। लेकिन इसमें एक बात कही गई कि संविधान के किसी भी मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मतलब संविधान की जो मूल आत्मा है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो संविधान का अन्य हिस्सा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से
केशवानंद भारती बनाम केरल केस में ये तो कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन ये कहा गया कि मूल जो ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मतलब इस संविधान में जो मूल बातें कही गई हैं देश को लेकर, देश के लोगों को लेकर, वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल केस में। ठीक है। तो इस प्रकार से आप दो मत देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि एक समय तो कहा गया कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है तो इसमें परिवर्तन संभव नहीं। दूसरा कहा गया कि ये संविधान का ही अंग है, इसमें समय के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इन दोनों की राय से हमें न्यायालय की बात क्या लगती है? सही लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि यदि प्रस्तावना को संशोधनीय न माना जाए तो क्या होगा, ये समय के अनुसार अपनी जो प्रासंगिकता है, जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो खो देगी। ठीक है ना। और इसकी जो गतिशीलता है, गतिशीलता का मतलब ये है कि समय के साथ जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, है ना, लोगों का रहन सहन है, वो क्या होती है, आवश्यकताएं परिवर्तित होते रहती हैं। तो ठीक वैसे ही प्रस्तावना भी क्या होना चाहिए, समय के अनुसार इसमें यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो वो होना चाहिए, तो वो संशोधन इसमें होना चाहिए। ये हमें ऐसा लगता है। दूसरा, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही क्या हुआ है, संशोधन हुआ है, और कब हुआ था? वो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है। ये हमने देखा, प्रस्तावना के महत्व को जाना और हमने उसका मूल्यांकन किया। अब हम देखेंगे जो भारतीय संविधान है उसका क्या महत्व है, इसके महत्व को हम जानें। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम जानें कि भारतीय संविधान का महत्व क्या है। हम अन्य संविधानों से उसकी तुलना करते हैं और उसके महत्व को हम जानते हैं। यदि हम भारतीय संविधान को जानने से पहले हम कुछ टर्म है उनको समझ लेते हैं, ताकि आपको भारतीय संविधान के महत्व को जानने में या समझने में आसानी होगी। पहला है लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान कैसा संविधान होता है? लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसे किसी दस्तावेज में पूर्ण रूप से लिखा जाता है। ठीक है। उसमें सारी डिटेल में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं लिखित संविधान। ठीक है। दूसरा है निर्मित संविधान। अब निर्मित संविधान क्या होता है? निर्मित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसे संविधान निर्माताओं के द्वारा एक समिति का गठन करके एक निश्चित तिथि पर बनाकर एक निश्चित तिथि पर लागू कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या? निर्मित संविधान। मतलब निर्मित संविधान में क्या होता है? संविधान का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? एक संविधान निर्माण करने की समिति होती है। तो समिति क्या होती है? एक निश्चित समयावधि में संविधान का निर्माण करती है और एक निश्चित तिथि पर संविधान को लागू करवा देती है। उसको हम बोलते हैं निर्मित संविधान। फिर कठोर संविधान क्या होता है? कठोर संविधान की हम बात करें कि जिसमें संशोधन इतनी आसानी से नहीं होते या विशेष बहुमत के द्वारा ही होते हैं। ठीक है। विशेष बहुमत को हम समझेंगे, तो विशेष बहुमत के द्वारा ही होते हैं, उसको हम बोलते हैं कठोर संविधान। ठीक है। अब लचीला या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल संविधान क्या होता है? ऐसा संविधान जिसमें आसानी से साधारण बहुमत से क्या हो जाए, संविधान में संशोधन हो जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या लचीला संविधान। एक होता है मिश्रित संविधान। मिश्रित मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है, थोड़ा सा कठोर भी है, उसको हम बोलते हैं मिश्रित संविधान। एक होता है अलिखित। अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण क्या होता है, परंपराओं के अनुसार क्या होता है, चलता है, उसको हम बोलते हैं अलिखित संविधान। एक होता है विकसित। विकसित संविधान ऐसा संविधान होता है जो अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं, जो पुरानी प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्थाओं को क्या होता है, उसी में सुधार करते हुए संविधान आगे बढ़ता जाता है, उसको हम बोलते हैं विकसित संविधान। ठीक है। अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इन टर्म को समझते हैं कि भारत का संविधान कैसा है। ठीक है। क्या भारत का संविधान लिखित संविधान है? तो हाँ, कैसा संविधान है भारत का? लिखित संविधान भी है ना, क्योंकि इसको दस्तावेज के रूप में लिखा गया है, सारे आर्टिकल लिखित है, रिटर्न है ना। क्या भारत संविधान निर्मित संविधान है? तो जी हाँ, क्योंकि भारतीय संविधान में संविधान निर्माण समिति बनी थी, है ना, जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे।
फिर उसी में क्या हुआ, ये संविधान का निर्माण हुआ, निश्चित समयावधि में पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगा, एक पर्टिकुलर डेट को संविधान लागू किया गया, है ना। क्या कठोर है? तो पूर्णतः कठोर तो नहीं है, कुछ कुछ आर्टिकल ऐसे, कुछ संविधान में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको विशेष बहुमत से ही लागू करना पड़ता है, कुछ साधारण बहुमत से होते हैं। तो साधारण बहुमत से हुआ मतलब लचीला भी है, और विशेष बहुमत से हुआ मतलब कठोर भी है। तो लचीला भी है और कठोर भी है, तो हम क्या कहेंगे उसको? मिश्रित संविधान कहेंगे। तो भारत संविधान कैसा है? मिश्रित है, कठोर भी है और लचीला भी है, ठीक है। यदि हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान कैसा है? लचीला है, साधारण बहुमत से उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने इन टर्म के द्वारा भारतीय संविधान को समझा कि किस प्रकार का है, ठीक है। यदि हम भारतीय संविधान के दूसरे महत्व की बात करें तो ये कैसा है? भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधानों में से एक है। विशालतम संविधान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें संविधान के जो भाग हैं वो सर्वाधिक है, अनुसूचियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और अनुच्छेद भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए जो भारतीय संविधान है वो क्या है? विशालतम संविधान है। इस जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय इसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल या अनुच्छेद थे। आज की तारीख में 25 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 448 अनुच्छेद है, ठीक है ना। इस कारण से भारत का संविधान क्या बन जाता है? विश्व का सबसे विशाल संविधान बन जाता है। अब हम देखें कि इसके भाग 22 से 25 कैसे हो गए, है ना। इसमें कब कब किस प्रकार के संविधान संशोधन हुए? तो पहला है 7वां संविधान संशोधन 1956। जब 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ तब इसके भाग 7 और भाग 9, भाग 7 और 9 को क्या किया गया? हटा दिया गया। तब कितने बचे 22 में से? 20 भाग इसके बचे। फिर हुआ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? संविधान के चौथे भाग में 4A 8 किया गया, 14वें भाग में 14A 8 किया गया। इस प्रकार से 20 से फिर वापस 22 हो गए, ठीक है। फिर 73वां संविधान 1992 में हुआ, तब इसमें भाग 9 जोड़ा गया, तब कितने हो गए? 22 से 23 हो गए। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 अगेन, इसमें 9वीं में क्या जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया, तो ये क्या हो गए? 24 हो गए। और फिर 97वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 9B 8 किया गया और 25 हो गए। इस प्रकार से फाइनली कितने हैं? 25 भाग अभी भारत के संविधान में हैं। यदि हम इसकी अनुसूचियों की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो पहले कितनी थी? पहले देखिए 309, पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। तो प्रथम संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची ऐठी गई। जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ तब इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब ये 9वीं अनुसूची कैसी है? इसमें ऐसे विषय डाले जाते हैं जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। अब ये न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ऐसा है जिसे आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया वो रहता ही है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत हो रहा है या इसको लेकर आप संविधान न्यायालय में चैलेंज करें, ठीक है ना। तो ये क्या है? 9वीं अनुसूची में जैसे कौन से विषय आते हैं? भूमि सुधार। भूमि सुधार कहाँ पर है? 9वीं अनुसूची में है। अब इसके तहत जो भी भूमि में सुधार होगा वो क्या होगा? इसी के तहत आएगा। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 9वीं अनुसूची का हिस्सा बोलेंगे। इसमें मतलब कोई भी किसी प्रकार के परिवर्तन या न्यायालय में पुनरावलोकन संभव नहीं है। दूसरा है 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों जोड़ी गई? क्योंकि उस समय लोग, जो पार्टियों के लोग थे, वो दल बदल कर रहे थे। इतना दल बदल हो रहा था कि एक दिन में कोई लोग, एक व्यक्ति ने तो एक दिन में 3 बार पार्टी परिवर्तित की थी। मतलब इस प्रकार से क्या हो रहा था? दल बदल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून लागू हुआ, ठीक है। फिर 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 जब आया तो इसने पंचायत की व्यवस्था के लिए 29 विषय दिए, जिसके अनुसार आज की पंचायती व्यवस्था हमारी चलती है। वो किसके तहत होती है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर साथ ही साथ इसी समय एक और संविधान आया 74वां, जो कि 1992 में आया था। इसमें नगर पालिकाओं की व्यवस्था के लिए 18 विषय दिए गए। तो 73वां और 74वां दोनों ही क्या है? 73वां तो हमारा शहरी व्यवस्थाओं के लिए है, सॉरी पंचायती व्यवस्थाओं के लिए है, और 74वां नगर पालिकाओं की व्यवस्थाओं के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रस्तावना के महत्व को समझा
और भारतीय संविधान के महत्व को समझा। यदि आपको किसी पॉइंट पर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।